हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये हमने इसके पहले का भी जो सेशन था, जो पार्ट नंबर 13 था, उसमें भी हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। ठीक है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक और सेशन इसके ऊपर लिया जाए, इसलिए हम लोग आज के सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जेईई पेपर 1 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। ओके, अगर इसके पहले के प्रीवियस सेशन आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको जाके देखिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करते हो तो मैंने लिस्ट से सारे सेशंस की ऑलरेडी लिंक्स प्रोवाइड करा दिए, आप जाके देख सकते हैं। पावर सिस्टम से रिलेटेड भी हमने 2 से 3 सेशंस ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कवर कराए, उसको जाके देखिएगा, काफ़ी उससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले और देखते हैं हमारा प्रीवियस सेशन का आंसर। जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था, एपिटैक्सियल ग्रोथ इज अ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग, और उसका करेक्ट आंसर था इट इज एपिटैक्सियल ग्रोथ इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग अ वेरी थिन सिंगल क्रिस्टल लेयर ऑन अ सबस्ट्रेट, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका करेक्ट आंसर हमें दिया है, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम है, उनका नाम है अशोक यादव, हबीब के, मयूर गुडमलवार, दिबाकर रे, पवन गिरके, महेंद्र अंगुला, कोटा दिनेश, खलील उर रहमान खान, मनीष कुमार एंड संतोष भिन्ने। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ तो आपको इस सेशन को ध्यान से देखना होगा, और सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसका करेक्ट आंसर आपको देना होगा। तो आई विल सिलेक्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स। ओके, जो सबसे पहले कमेंट करेंगे, टॉप 10 स्टूडेंट जिनका आंसर करेक्ट रहेगा, आई विल गिव यू अ शॉर्ट आउट इन माय नेक्स्ट सेशन। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डेलिबरेटली डाला है यहाँ पे, कि आपका जो पार्ट 13 है, सेशन हमारा 13 नंबर का सेशन है, ये हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर लिया था, इसको जाके देखना होगा। ये जस्ट हमारा प्रीवियस सेशन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन किया। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैंने एक महा मॉक टेस्ट जो कि 4 आवर्स का एक सेशन है, ठीक है, उसको जाके देखना होगा आपको। उसमें हमने 200 क्वेश्चंस एक ही सेशन में कवर कराए। ये जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको एज इट इज़ जो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, उसी पेपर पैटर्न में हमने ये महा मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिज़ाइन किया, और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, उसको जाके देखिएगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। और कुछ ही दिन पहले मैंने 1 या 2 दिन पहले 23 जनवरी 2018 का जो पेपर आपको हुआ था एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि हमने 2019 के ऑलरेडी 2 पेपर डिस्कस करा लिए, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट का। ठीक है, और हमने एक कंप्लीट 100 क्वेश्चंस 50-50 ऐसे मिलाते हुए 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी 2018 का जो पेपर हुआ था वो उसके जो हमने टेक्निकल के क्वेश्चन है वो उस सेशन में कवर किए, इसको भी जाके देखना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। इसके साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको अभी इस साल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इन सारे सेशंस को आपको जाके देखना है, उसके सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें हमारे पास, ट्रांजिस्टर कैन बी मेड टू ऑपरेट एज अ स्विच बाय ऑपरेटिंग इट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एक ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ स्विच करके ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कौन से रीजन में वो ऑपरेट होगा। ठीक है, ये हो गया आपको ऑफ स्विच और ये हो गया आपको ऑन स्विच। ओके, तो अगर हम लोग हमारे ट्रांजिस्टर को एज अ सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेंगे तो जाके वो एज अ स्विच ऑन या फिर ऑफ करके हम लोग एज ऑपरेट कर पाएंगे। अगर सैचुरेशन रीजन में तो एज अ ऑन स्विच काम करेगा, और कट ऑफ रीजन में तो एज अ ऑफ स्विच करके वर्क करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको चार्ट ब्रीफली बता देता हूँ। ठीक है, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव एंड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो उसमें इमिटर बेस देखिए, ओके, ये हो गया आपका इमिटर, कलेक्टर और ये बेस। ओके, तो आपका इमिटर और बेस बायसिंग क्या होना चाहिए और कलेक्टर टू बेस बायसिंग क्या होना चाहिए। अगर कलेक्टर टू बेस आपका अगर रिवर्स है और इमिटर टू बेस आपका रिवर्स बायस्ड है, ठीक है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो उस केस में हमारा वो एज अ ऑफ स्विच करके काम करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा इमिटर टू बेस बायसिंग जो है फॉरवर्ड है, दैट मीन्स दिस इमिटर टू बेस बायस अगर ये फॉरवर्ड है और कलेक्टर टू बेस जो है हमारा रिवर्स बायस है, तो उस केस में एज अ एम्पलीफायर करके काम करता है, क्योंकि दोनों भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, मैं आपको कौन से बताया, एज अ कट ऑफ रीजन और एक्टिव मोड में। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सैचुरेशन रीजन में एज अ ऑन स्विच करके काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हमारा इमिटर बेस रिवर्स रहता है और कलेक्टर टू बेस अगर हम लोग फॉरवर्ड देते हैं तो वो कभी यूज़फुल नहीं रहता हमें। ठीक है, उसका एप्लीकेशन उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी 2-3 चीज़ें आपको दैट मीन्स कट ऑफ रीजन में इमीडिएट टू बेस बायसिंग हमारा कैसा होना चाहिए, कलेक्टर टू बायसिंग कैसा होना चाहिए, कट ऑफ है तो दैट में ध्यान में रखिएगा दोनों भी रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो एज अ ऑफ स्विच करके काम करेंगे। एक्टिव है तो इमीडिएट टू बेस फॉरवर्ड होना चाहिए और
कलेक्टर टू बेस या रिवर्स होना चाहिए, तब जाके एज अ एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर करके वो काम करेगा हमारा एक्टिव मोड में। ओके, सैचुरेशन है, दैट मीन्स दोनों भी फॉरवर्ड बायस्ड है हमारे, तो उस केस में एज अ वो ऑन स्विच करके काम करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। देखिए मैं बता दूं, पेपर को क्लियर करना काफ़ी ईजी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं इतना आपको काफ़ी फोकस्ड, काफ़ी ध्यान से चीज़ें बताता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चंस कलेक्ट करना हो। ठीक है, मैं काफ़ी एनालाइज करता हूँ पेपर्स को। ठीक है, और मैं आपको उसी तरीके से सेशंस प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ, सो दैट आपको एक एक क्वेश्चंस कलेक्ट हो सके। ठीक है, और जो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चंस को कलेक्ट करता है, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से, उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको जो जो बातें बताता हूँ उसको आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ये चार्ट हो गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको बना सकता है। ठीक है, या फिर मल्टीपल सिलेबस आप कितना भी कवर करोगे, कितने भी क्वेश्चन आप मल्टीपल कवर अप करोगे। ठीक है, बट टू द पॉइंट अगर आप उससे रिलेटेड जो मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, इसके अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अगर एक बार ध्यान में रख दिया तो इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन का। और ये पेपर पैटर्न है, क्योंकि एग्जामिनर एक दायरे के बाहर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। ओके, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, और आपके जो पेपर है आने वाले के पेपर के लिए, उसको आपको एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, इफ द डायोड इज एन आइडियल डायोड, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ID एंड VD रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड इफ द डायोड इज एन आइडियल डायोड, यहाँ पे जो डायोड यूज़ किया गया है ये आइडियल डायोड है, तो उस केस में हमारे ID और VD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो जब हमारा आइडियल डायोड है, तो अगर वो फॉरवर्ड बायस रहता है तो एज अ शॉर्ट सर्किट करके काम करता है, और एज अ रिवर्स बायस है तो उस केस में एज अ ओपन सर्किट करके काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर में आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है, उस केस में हमारा जो डायोड है वो हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। ठीक है, तो एज वो शॉर्ट सर्किट करके काम करेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो VD है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये डायरेक्टली सर्किट कुछ इस तरीके से रहेगा हमारा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 20 वोल्ट का सप्लाई है। ठीक है, तो ये VD तो 0 हो गया उस केस में। ओके, और ID क्या हो जाएगा, ID विल बी इक्वल्स टू ES, दैट मीन्स सप्लाई सोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, सोर्स कितना है अपना 20, और यहाँ पे 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है अपॉन 100, दैट मीन्स 0.2 एम्पियर। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ID का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 0.2, और VD का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि ये एज अ क्लोज स्विच करके काम कर रहा है। ठीक है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज इट विल बी 0। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। द अमाउंट ऑफ AC कंटेंट प्रेजेंट इन अ DC आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इज गिवन बाय। द अमाउंट ऑफ AC कंटेंट, जो AC कंटेंट प्रेजेंट रहता है हमारे DC आउटपुट में रेक्टिफायर के, उससे हम लोग बताते हैं रिपल फैक्टर, उसी को हम लोग कहते हैं रिपल फैक्टर। दैट मीन्स जो रिपल क्या है, बेसिकली ये अनवांटेड AC सिग्नल्स है, अनवांटेड AC कंपोनेंट हम लोग जिसको कहते हैं, ये हमारे प्रेजेंट रहते हैं AC वोल्टेज में इन द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ओके, जब हम लोग DC में कन्वर्ट करते हैं, AC टू DC कन्वर्जन में। ओके, और वही अनडिजायरेबल AC कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर। ओके, एंड द रिपल फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड DC वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर। ओके, और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ, वो है हमारा गैमा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VRMS अपॉन VDC होल स्क्वायर -1। ये एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जा सकता है। ओके, और गैमा क्या है हमारा, ये है हमारा रिपल फैक्टर। दैट मीन्स जो AC कंटेंट प्रेजेंट रहता है हमारे DC में, ठीक है, DC आउटपुट में, रेक्टिफायर के अंदर की बात करें, क्योंकि रेक्टिफायर में होता क्या है, AC टू DC कन्वर्जन होता है। ओके, ठीक है, जब यहाँ पे अनवांटेड AC सिग्नल्स जो प्रेजेंट रहते हैं, AC कंपोनेंट जब प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन, उसी को हम लोग कहते हैं रिपल। ओके, और उसी को हम लोग रिपल फैक्टर से काउंट करते हैं। ओके, और उसका ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इन अ वैक्यूम टेट्रॉड secondary emission is because of the emission of, in vacuum tetrad secondary emission is because of the emission of electrons from the plate due to bombardment of a fast moving electrons emitted from the cathode। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और इस वैक्यूम टेट्रॉड के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा कैथोड। ओके, दूसरा रहता है हमारा एनोड, देन रहता है हमारे पास में कंट्रोल ग्रिड। ओके, एंड देन हमारे पास रहता है स्क्रीन ग्रिड। ओके, दीज आर ऑल द इलेक्ट्रोड विच आर प्रेजेंट इन द वैक्यूम टेट्रॉड। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5।
इन विच ऑफ द बायस्ड सर्किट द स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन आरसी। यहाँ पे जो 4 सर्किट के अंदर इसमें से स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो डिपेंडेंट है आरसी के ऊपर, ओके, द वैल्यू ऑफ आरसी पे। तो वो है हमारा कलेक्टर टू बेस बायस पे, हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो हमारा डिपेंड करता है आरसी पे, ठीक है। कलेक्टर टू बेस बायस का सर्किट अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया हमारा वीसीसी, ओके, ये हो गया हमारा आरसी, इट इज़ आरबी। यहाँ पे हम लोग एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा ग्राउंड, इट इज़ अ कलेक्टेड टू बेस बायस सर्किट, ओके। और इसके अंदर जो स्टेबिलिटी फैक्टर रहता है वो डिपेंड करता है हमारे वैल्यू ऑफ आरसी पे, ओके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द बायस स्टेबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द क्यू पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड चेंजेस इन द ट्रांजिस्टर पैरामीटर, ओके, उसको हम लोग कहते हैं बायस स्टेबलाइजेशन। एंड द करंट स्टेबिलिटी फैक्टर एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल आई सी अपॉन डेल आई सी ओ, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन द एम्पलीफायर इट, अगर हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं एम्पलीफायर के अंदर तो उससे क्या इफेक्ट होता है, इट इंक्रीजेस डिस्टॉर्शन, इंक्रीजेस गेन, रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन, या फिर नो इफेक्ट ऑन अ डिस्टॉर्शन। तो अगर हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं तो इट रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शन इन द सर्किट, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या करता है हमारा, रिड्यूस गेन एंड इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी इन गेन, ओके, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द बैंडविड्थ टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ओके। और इसके अंदर जो इसके कारण नेगेटिव फीडबैक के कारण हमारा डिस्टॉर्शन भी और हमारा नॉइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है एम्पलीफायर के अंदर, ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ, ट्रांजिस्टर के अंदर कितने जंक्शंस रहते हैं, कितने पीएन जंक्शंस रहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सिंपल सा है। हमारे पास अगर एनपीएन है, ठीक है, या फिर पीएनपी है इस केस में, तो हमारे पास 2 पीएन जंक्शंस रहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जंक्शन हो गया और सेकंड जंक्शन हो गया, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट हैज़ अ 2 पीएन जंक्शन, ओके। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेयर रहती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जैसे ये एनपीएन हो गया, ठीक है, या फिर पीएनपी अगर हो गया, तो उस केस में हमारे पास में 2 पीएन जंक्शंस रहते हैं, ओके। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। एम्पलीफायर यूज्ड टू ऑब्टेन, एन एम्पलीफायर यूज्ड टू ऑब्टेन एन एम्पलीफिकेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिग्नल, ठीक है। कम्युनिकेशन सिग्नल का एम्पलीफिकेशन अगर हम लोग करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, तो वो एम्पलीफायर का काम रहता है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एम्पलीफायर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है वीक सिग्नल की, वीक इनपुट सिग्नल की। जैसे अगर हमारे माइक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये एम्पलीफायर है, ओके। इसे हम लोग यहाँ पे लाउड स्पीकर कनेक्ट करके रखें, ओके। तो हम लोग यहाँ पे माइक में जो हमारे वीक सिग्नल रहते हैं उसको ये एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। What is the characteristics of a common collector configuration amplifier with respect to the इनपुट एंड आउटपुट इम्पोर्टेंस। ये मैंने काफ़ी बार बताया था, ये एक क्वेश्चन आपको इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान से इसको देखते हुए चलेगा कि जो मैं आपको चार्ट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, उस केस में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में उसका इनपुट इम्पोर्टेंस हाई रहता है और आउटपुट इम्पोर्टेंस लो रहता है, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको देखना होगा इनपुट इम्पोर्टेंस इज़ वेरी हाई एंड इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। सेम यहाँ पे इसके अपोजिट होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस रहता है वो काफ़ी लो रहता है और आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रहता है। अभी हम ये देखने के लिए काफ़ी इजी लगेगा इस चार्ट में, बट मैं आपको बता दूं हमेशा एग्जामिनेशन में एक कन्फ्यूजन सा होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें वोल्टेज गेन किसका ज़्यादा रहता है, ठीक है, और पावर गेन किसका ज़्यादा रहता है। तो कल ही मैंने आपको बताया था सी कॉन्फ़िगरेशन में पावर गेन जो रहता है वेरी हाई रहता है, ओके, और वो हम लोग ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में कि हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग, तो हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ये सेलेक्ट करके आना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये चार्ट आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना होगा बिफोर योर एग्जाम, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। थर्मल रनअवे इन अ ट्रांजिस्टर बायस्ड इन अ एक्टिव रेंज इज ड्यू टू। थर्मल रनअवे जो होता है ट्रांजिस्टर बायस्ड में एक्टिव रेंजेस में, वो किसके कारण होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट
ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो चेंज होता है हमारे कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट में, उसी के कारण थर्मल रनअवे होता है। ओके, एंड द थर्मल रनअवे इज अ सिचुएशन इन विच an increase in temperature changes the condition in a way that further causes the temperature to increase। थर्मल रनअवे में क्या होता है, अगर हमारा एक करंट के कारण कुछ थर्मल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके कारण फिर से हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स दैट इट इज़ अ थर्मल रनअवे प्रोसेस। दैट मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो टेम्परेचर और हमारे जो सर्किट के अंदर पैरामीटर्स को चेंज करता है, जिससे के कारण हमारा फिर से टेम्परेचर बढ़ता है, उसी को हम लोग प्रोसेस को कहते हैं थर्मल रनअवे। ये काफ़ी डेप्थ में पढ़ाने की वाली चीज़ है, बट मैं आपको क्विकली आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस सेशन में उतनी सारी चीज़ें नहीं कवर करा पाएंगे। अगर थ्योरी सेशंस अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग ये सारे चीज़ें मैं हम लोग आपको कवर करा दूंगा थर्मल रनअवे में। ओके, तो फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा। थर्मल रनअवे इन अ ट्रांजिस्टर बायस्ड इन एक्टिव रेंजेस इज ड्यू टू चेंज इन कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग ये SSCJ में काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपको एक स्विचेस गिवन रहते हैं, ठीक है, डायोड के सिंबल गिवन रहते हैं, तो हमने एज अ क्वेश्चन फॉर्म में लेने से बदले मैंने हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आज ही अपलोड करा दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरियस सिंबल्स है जो डायोड के सिंबल्स है, आपको एक बार एग्जामिनेशन में पढ़ के जाने हो, क्योंकि काफ़ी बार SSC के पेपर पैटर्न में देखा होगा आपने कि आपको एक सिंबल दिया रहता है और आइडेंटिफाई करना रहता है कि उसमें से वो कौन सा सिंबल है। जैसे LED का है, ये फोटो डायोड का है, ठीक है। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटो डायोड, ठीक है, सिंबल ऑफ फोटो डायोड, तो आपको रिवर्स में पूछा जा सकता है, या फिर सिंबल देख के आपको कौन सा वो डायोड है वो भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक अ लेजर डायोड, थर्मल डायोड, वेरिकैप, जीनर डायोड, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे टनल डायोड है, पिन डायोड, ओके, और टनल डायोड के अलग अलग टाइप्स, और यहाँ पे जेनेरिक डायोड, जीनर डायोड के जो टाइप्स रहते हैं ये मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है। इसी तरीके से हमारा जो मॉसफेट, IGBT और फेट के सिंबल्स है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिए आज के हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे। उसको जाके आपको फॉलो करना होगा, आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट ये जो पोस्ट है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और हमने हमारे टेलीग्राम पेज पे भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जो आपके इंस्टाग्राम पेज का लिंक है मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और आपको हमें कोचिफाई नेटवर्क ऑफिशियल पे भी आपको फॉलो करना होगा फॉर करंट अफेयर्स एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट। ओके, तो इसको जाके देखिएगा। मैंने MCQ के फॉर्म में ना लेते हुए इसको डायरेक्टली यहाँ पे आपको पोस्ट करके बता दिया, ठीक है। अब अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो ये भी मैंने ऑलरेडी फोटो अपलोड करा दी, इसको एक बार आपको देख के जाना होगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे N चैनल JFET है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जूम करके बताता हूँ, ठीक है। N चैनल JFET ट्रांजिस्टर है, P चैनल JFET ट्रांजिस्टर है, ओके। डिप्लेशन टाइप मॉसफेट है, N चैनल, P चैनल, ओके। तो सारे जो है यहाँ पे मॉसफेट के सिंबल मैंने एक ही पेज पे आपको बता दिया, इसको जाके देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको आएगा, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। द रैंडम मोशन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। The random motion of free electrons and hole due to thermal agitation is called as a doping, ionization या diffusion या फिर drift, तो it is called as a diffusion, okay, which is option C will be the correct answer हो जाएगा इसका, okay। And the ionization is the process by which an atom or a molecule acquire a negative या फिर पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। आयोनाइजेशन एक प्रोसेस क्या होती है हमारी, उसमें हमारा एक जो आइटम रहता है या फिर हमारा मॉलिक्यूल है वो ऐसे नेगेटिव चार्ज गेन करता है या फिर हमारा पॉजिटिव चार्ज करता है, एक तो लूज करता है या फिर गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं उस कंडक्टर को तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं हमारे नेट वेलोसिटी को, जो कि अपोजिट रहता है हमारे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इस एवरेज वेलोसिटी जो एक्वायर करता है उस एटॉम को, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डोपिंग की प्रोसेस क्या है, जब हम लोग ऐड करते हैं सेंटर के केमिकल एलिमेंट या फिर अगर हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, तब जाके वो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग करना, ओके। दैट मीन्स अगर हम लोग इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो जाके वो एज अ डोपिंग करके इसको, उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डोपिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, डोपिंग, आयोनाइजेशन, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन C। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। Which capacitance dominates in a forward bias PN junction? Which of the following capacitance dominate in a forward bias PN junction? फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन में इसमें से कौन सा कैपेसिटेंस डोमिनेट करता है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है? तो उस केस में डिफ्यूजन
जो कैपेसिटेंस रहता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, इट डोमिनेट्स द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस। जो ट्रांसफर होता है हमारा माइनॉरिटी कैरियर्स का फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में, उसी से हमारे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आता है। ओके, सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द सेमीकंडक्टर ब्रेकडाउन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे कि हमारा जीनर ब्रेकडाउन हो गया और एवलेंची ब्रेकडाउन हो गया। तो उस केस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओके, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो नाउ वी विल रीड द ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट है और मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ बिटवीन द जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलेंची ब्रेकडाउन। ओके, द जीनर ब्रेकडाउन ऑकर्स in the junction which are heavily doped and the avalanche breakdowns occurs in the junction which are lightly doped. Okay, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन avalanche breakdown and zener breakdown. Okay, avalanche breakdown occurs in a lightly doped diode and zener breakdown occurred in a heavily doped diode. Okay, in avalanche breakdown it has a high reverse potential and in zener breakdown it has a low reverse potential. avalanche breakdown has a एवलेंच ब्रेकडाउन में जंक्शन इज डिस्ट्रॉयड एंड जीनर ब्रेकडाउन के अंदर जंक्शन हमारा डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। ओके, एंड अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन अ जीनर ब्रेकडाउन एंड इट ऑकर्स एट अ हाई रिवर्स पोटेंशियल एंड इट ऑकर्स एट अ लो रिवर्स पोटेंशियल। ओके, तो ये डिफरेंस है जीनर ब्रेकडाउन और एवलेंच ब्रेकडाउन में। ओके, तो ये आपको ध्यान से एक बार पढ़ के जाना होगा। ओके, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। When an n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब हमारा n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हीट किया जाता है तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज हो जाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। When an n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इंक्रीजेस। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। इन द पीएन जंक्शन द बैरियर वोल्टेज इज व्हाट। ओके, in PN junction the barrier voltage decreases with increase in the temperature, increases with increase in the temperature, decreases with decrease in the temperature या फिर independent of the temperature। PN junction के अंदर बैरियर वोल्टेज जो है हमारा डिक्रीज होता है अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो। ओके, तो ऑप्शन ए इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स इस केस में होता क्या है कि जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो एनर्जी गैप रहती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो डिक्रीज हो जाती है और उसी केस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। ओके, दैट मीन्स बैरियर वोल्टेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विच इज ऑप्शन ए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विच कैपेसिटर्स आर जनरली यूज्ड। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर हम लोग कौन से कैपेसिटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, माइका, पेपर या फिर एयर। सो बेसिकली वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स इन द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ओके, क्योंकि इसकी डीसी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17। इफ अ कॉमन बेस करंट गेन इज 0.9 देन द कॉमन कलेक्टर करंट गेन इज व्हाट। ओके, कॉमन बेस करंट गेन जो है हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से और कॉमन इमीटर गेन जो है वो हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं और कॉमन कलेक्टर गेन जो है वो हम लोग गैमा से डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो रिलेशन है बीटा और अल्फा का वो है हमारा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, और बीटा क्या है, यह है कॉमन इमीटर करंट गेन। ओके, कॉमन इमीटर करंट गेन। ओके, तो उस केस में हमारे पास बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बीटा विल बी इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9 विच विल बी इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 0.1। तो ये 9 आ जाएगा बीटा। दैट मीन्स बीटा का वैल्यू आ गया, कॉमन इमीटर करंट गेन का वैल्यू आ गया। और गैमा क्या होता है, वो होता है 1 प्लस बीटा। दैट मीन्स 1 प्लस 9 विल बी 10। और ये जो गैमा है हमारा, ये है हमारा कॉमन कलेक्टर करंट गेन। ओके, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिस क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिप्लेशन टाइप ऑफ एन मॉसफेट द गेट वोल्टेज हैज़ टू बी। फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिप्लेशन टाइप ऑफ एन मॉसफेट को अगर ऑपरेट करना होगा तो हमारा गेट वोल्टेज इट शुड बी हाईली नेगेटिव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हमारा VGS जो है गेट वोल्टेज अगर हमारा निगेटिव है तो वो हमारा डिप्लेशन मोड में ऑपरेट होता है और अगर वो हमारा पॉजिटिव है तो वहाँ पे एनहांसमेंट मोड में वो ऑपरेट होता है। और डिप्लेशन मॉसफेट का आपको स्कीमेटिक सिंबल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एन चैनल इस तरीके से आता है और पी चैनल कुछ इस तरीके से, ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने होंगे। जब हमारा VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज ये हमारा निगेटिव रहता है तो वह एज अ डिप्लेशन मोड में ऑपरेट करता है और जब हमारे पॉजिटिव रहता है तब वो एज अ एनहांसमेंट मोड पे वो ऑपरेट करता है। ओके, तो इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19. फॉर अ ट्रांजिस्टर सर्किट इफ IB इज इक्वल टू 15 माइक्रो एम्पियर्स, बीटा इज इक्वल टू 150, सो हमें IC, I और अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा IC विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB, ये एक फॉर्मूला है. ओके, तो IC क्या हो जाएगा, IC विल बी इक्वल टू बीटा कितना है 150 है इंटू IB का वैल्यू है 15 माइक्रो एम्पियर. ओके, तो इस केस में हमारे पास IC का वैल्यू आ जाएगा 2.25 मिली एम्पियर्स. ओके, ये तो हो गया हमारा IC का वैल्यू. और अगर हम लोग I का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो I इमिटर करंट क्या होता है, टोटल ऑफ सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट. ओके, कलेक्टर करंट आ गया 2.25 मिली एम्पियर और हमारे पास बेस करंट कितना है, IB है 15. ओके, 15 माइक्रो एम्पियर. तो उस केस में हमारे पास, अगर इसको माइक्रो में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 2.265 मिली एम्पियर एज अ IE. ओके, IE का भी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया और अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. आई चेंज द कलर. यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. ओके, तो बीटा का वैल्यू कितना है 150 अपॉन 1 प्लस 150, इट विल बी इक्वल्स टू 0.993. तीनों भी वैल्यूज हमारे पास आ गई, IC का, I का और अल्फा का. ओके, तो ऑप्शन डी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में होगा. इसी तरीके से ये टर्म्स है IC इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB और I का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ IC प्लस IB कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, और अल्फा का जो फॉर्मूला है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. इससे रिलेटेड कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं. ओके, काफ़ी बेसिक से कैलकुलेशंस रहते हैं इसके, आप इसको कभी भी मिस करके मत आना. सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20. कट ऑफ रीजन ऑफ अ JFET इज ऑल्सो नोन एज. जो कट ऑफ रीजन रहता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का, हम लोग उसको क्या कहते हैं, पिंच ऑफ रीजन. उसको हम लोग पिंच ऑफ रीजन करके भी कहते हैं. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया. ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस ऑन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. मैं आपको बता दूं SSC JEE का जो सुपर MCQ सीरीज है हमने ऑलरेडी 2 सेशंस कवर करा है. जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे होंगे, जैसे सेशन नंबर 21 और 20, ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसको जाके देखिएगा. काफ़ी पहले हमने अपलोड किया था. ओके, और साथ साथ आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आपको और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा तो आपको ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कंसेप्ट्स के साथ में, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ये 4 सेशंस आपको जाके देखिएगा फॉर बिफोर योर SSC JEE के पेपर 1 के एग्जामिनेशन के पहले. ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए वो हमने इसके उसको छोड़ के हमने आज के सेशन में क्वेश्चंस को डिस्कस किए, क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चंस नहीं है. तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये दोनों सेशंस आपको तो जाके देखने होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकली मैंने SSC JEE के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हैं. ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा. नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ. क्वेश्चन क्या है, फॉर N चैनल FET व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. तो इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा. ठीक है, आई होप आपको सेशन समझ में आएगा. इस सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल Coachify_official को फॉलो करें, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और Coachify_official, और साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप हमें फॉलो कर सकते हो. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है. सो गाइज, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे.